सीजन 2 की एंडिंग देखने के बाद सबको लग रहा था कि अब वॉर ही वॉर देखने को मिलेगी, लेकिन सीजन 3 का पहला ही एपिसोड सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि ऐसे इवेंट और फैसले लेकर आता है जो जंग को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। एक नया ड्रैगन राइडर मिलता है और एक ऐसी समुद्री जंग शुरू होती है जो वेस्टेरोस की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देती है और एपिसोड के आखिर तक एक ऐसा कैरेक्टर हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं सीजन 3 एपिसोड 1 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, रिव्यू और बुक कंपैरिजन। सीजन 3 की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो हमें बता देता है कि इस बार वेस्टेरोस में सिर्फ ताज के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए जंग होने वाली है। हर तरफ टेंशन है और हर कैरेक्टर अपना अगला कदम सोच रहा है। सबसे पहले हम रेना टारगेरियन को देखते हैं, डेमन और लियाना की छोटी बेटी। यहाँ पहला सरप्राइज मिलता है। जिस रेना को पेंटोस में अपने छोटे बहन भाइयों के साथ होना चाहिए था, वो अकेली एक सुनसान पहाड़ी इलाके में घूम रही है। उसका टारगेट सिर्फ एक ही है, शीप स्टीलर। ये वही वाइल्ड ड्रैगन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कभी किसी इंसान को अपना राइडर नहीं माना, इसलिए ज्यादातर ड्रैगन राइडर्स उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन रेना के लिए ये सिर्फ एक ड्रैगन नहीं बल्कि खुद को प्रूव करने का मौका है। बचपन से उसने अपने आसपास हर टारगेरियन को ड्रैगन के साथ देखा है। बेला के पास मून डांसर है, जेस के पास वेरमेक्स है और बाकी फैमिली के पास भी अपनी अपनी ताकत है। सिर्फ रेना ही एक ऐसी रही है जिसके पास अपना ड्रैगन नहीं था। शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क लेती है। काफी देर तक शीप स्टीलर उसे इग्नोर करता रहता है और बिना किसी वार्निंग के रेना उसके पीठ पर चढ़ जाती है। अगले ही पल दोनों आसमान में होते हैं, लेकिन ये कोई जीत नहीं है। शीप स्टीलर उड़ते वक्त रेना को गिराने की कोशिश करता रहता है। कभी सीधा नीचे डाइव करता है, कभी हवा में वॉयलेंट टर्न लेता है। रेना सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर उसके ऊपर टिकी रहती है। यहाँ राइटर्स ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश की है। ड्रैगन क्लेम करना और ड्रैगन को कंट्रोल करना दोनों अलग चीजें हैं। शीप स्टीलर ने रेना को एक्सेप्ट जरूर किया है, लेकिन उसने अभी तक उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की और जंग के मैदान में ऐसा ड्रैगन दुश्मनों से भी ज्यादा अपनी आर्मी के लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद कहानी सीधा किंग्स लैंडिंग पहुंचती है। यहाँ प्रिंस एमेंट अपने भाई किंग एगोन को ढूंढ रहा है। बैटल ऑफ रुक्स रेस्ट के बाद एगोन बुरी तरह जल चुका था और बड़ी मुश्किल से जिंदा बचा, लेकिन पैलेस पहुंचते ही एमेंट को शॉक लगता है। न एगोन वहाँ है और न ही लैरिस स्ट्रॉन्ग, दोनों बिना किसी को बताए शहर छोड़ चुके हैं। एगोन की हालत वैसे ही बहुत खराब है, चलना भी मुश्किल है। फिर भी लैरिस उसे लेकर किंग्स लैंडिंग से दूर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इनकी ये चाल कामयाब नहीं होती। रास्ते में कुछ सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। असल में ये रेनेरा के इलाके में पहुंच चुके हैं। सोल्जर्स फौरन समझ जाते हैं कि ये दोनों कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं। वो कहते हैं, अगर जान बचानी है तो क्वीन रेनेरा के सामने घुटने टेक दो। एगोन के लिए ये मुमकिन नहीं, चाहे उसकी हालत कितनी भी बुरी हो, वो अपनी राइवल क्वीन के सामने घुटने टेकने से मना कर देता है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब लैरिस खुद उन सोल्जर्स को बताता है कि ये आदमी असल में किंग एगोन है। पहली नजर में लगता है कि जैसे लैरिस ने एगोन को धोखा दिया, बट असल में उसका प्लान कुछ और ही है। जैसा कि हम जानते हैं, लैरिस स्ट्रॉन्ग कभी भी जज्बातों में आकर फैसले नहीं लेता। उसे पता है कि अनजान कैदियों की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे लोगों को वहीं खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर बंदी बनाने वालों को पता चल जाए कि उन्होंने खुद राजा को पकड़ा है, तो वो उसे जिंदा रखेंगे, क्योंकि किंग एगोन उनके लिए एक अनमोल पॉलिटिकल ट्रॉफी होता है। मतलब लैरिस ने एगोन को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि उसकी जान बचाने की कोशिश की। बंदी बनाने वाले बाकी सोल्जर्स को मार देते हैं। वो एगोन और लैरिस को जिंदा ड्रैगन स्टोन ले जाने का फैसला करते हैं। अब कहानी ड्रैगन स्टोन शिफ्ट होती है। रेनेरा अपने काउंसिल के साथ अगला कदम डिसाइड कर रही होती है। उसने एलिसेंट के साथ एक रिस्की एग्रीमेंट किया था। प्लान ये है कि एमेंट जब किंग्स लैंडिंग से बाहर होगा, रेनेरा बिना ज्यादा खून खराबे के सिटी पर कब्जा कर लेगी। लेकिन सब लोग इस प्लान से खुश नहीं हैं। सबसे ज्यादा टेंशन जेस को है। उसका मानना है कि ग्रीन्स पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एलिसेंट चाहे जो भी प्रॉमिस करे, उसके पीछे एमेंट जैसा अनप्रेडिक्टेबल इंसान खड़ा है, और अगर ये सब एक ट्रैप हुआ तो रेनेरा खुद अपनी आर्मी को मुश्किल में डाल देगी। लेकिन रेनेरा अपना फैसला बदलने से मना कर देती है। उसके हिसाब से वॉर को खत्म करने का ये सबसे सही मौका है। यहाँ माँ और बेटे की सोच में क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है।
रेनेरा अब भी एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढना चाहती है, जबकि जेस रियलिटी को ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिए से देख रहा है। उसे ग्रीन्स की पॉलिटिक्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं, और एपिसोड के आखिर तक प्रूव भी हो जाता है कि जेस का शक गलत नहीं था। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में हालात हर मिनट बदल रहे हैं। एलिसेंट ड्रैगनस्टोन से अपना सीक्रेट मिशन पूरा करके रेड कीप वापस पहुंचती है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा होगा, लेकिन पैलेस के अंदर कदम रखते ही उसे समझ आ जाता है कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। किंग एगॉन गायब है और उसकी जगह आयरन थ्रोन पर बैठा है एमन टारगेरियन। एमन के चेहरे पर न पछतावा है और न ही कंफ्यूजन, बल्कि पहली बार उसके अंदर एक ऐसे रूलर का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जो मानता है कि अब पूरा किंगडम उसके कंट्रोल में है। एलिसेंट फौरन समझ जाती है कि अगर एमन ने यहीं रहने का फैसला कर लिया तो रेनेरा के साथ उसका पूरा एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा। एमन ने अपनी तरफ से पहले ही सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो बताता है कि उसने अपने अंकल ऑर्मंड हाईटावर को मैसेज भेज दिया है और वो हजारों सोल्जर्स लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ मार्च कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लैनिस्टर्स ने भी टिरियार्की के साथ अलायंस बना लिया है। उनका जहाजी बेड़ा ब्लैक वाटर बे की तरफ बढ़ रहा है ताकि कॉर्लिस विलेरियन की नाकाबंदी को तोड़ा जा सके। एक ही पल में रेनेरा का पूरा प्लान कमजोर पड़ता हुआ दिखने लगता है। ये सीन एमन की लीडरशिप को डिफाइन करता है। सीजन 2 तक वो सिर्फ एक खतरनाक प्रिंस लगता था, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंटली फैसले ले रहा है। वो किसी काउंसिल की परमिशन का वेट नहीं करता, जो उसे सही लगता है वही करता है। इसी वजह से ग्रीन्स और भी अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। अब उनकी कमांड किसी घायल किंग के पास नहीं, बल्कि एक बेरहम वॉरियर के हाथ में है। उधर रिवरलैंड्स में डेमन टारगेरियन अपनी अलग ही जंग लड़ रहा है। उसकी आर्मी लैनिस्टर सोल्जर को बुरी तरह हरा चुकी है। बचने वाले सिपाही जान बचाकर भाग रहे हैं। डेमन उनका पीछा करने ही वाला होता है कि अचानक जंगल के अंदर से एक और आर्मी बाहर निकलती है। एक पल के लिए लगता है कि शायद नए दुश्मन आ गए, फिर उनका लीडर आगे बढ़ता है। ये होते हैं रॉडी द रून और उसके लेजेंडरी विंटर वुल्व्स। नॉर्थ से आए ये एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स रेनेरा का साथ देने के लिए जंग के मैदान में पहुंच चुके हैं। रॉडी बिना कुछ कहे डेमन के सामने एक सिर फेंकता है। ये जेसन लैनिस्टर का सिर है। ये देखते ही डेमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि नॉर्थ ने अपना वादा निभा दिया है। यहाँ विंटर वुल्व्स सिर्फ एक्स्ट्रा सोल्जर्स नहीं हैं, ये नॉर्थ के सबसे एक्सपीरियंस फाइटर होते हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी फेज में एक फाइनल ग्लोरियस बैटल लड़ने के लिए घर छोड़ देते हैं। इनके लिए जीतना इम्पोर्टेंट है, इन्हें मौत का डर नहीं, और इसी वजह से फ्यूचर बैटल में ये ब्लैक आर्मी की सबसे खतरनाक फोर्स बनने वाले हैं। इसी रिवरलैंड के दूसरे हिस्से में सर क्रिस्टन कोल अपनी आर्मी के साथ कैंप लगाए बैठा है। सब लोग एमेंड और वगार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आर्मी का डिसिप्लिन टूटने लगता है। कई सोल्जर्स आसपास के गांव को लूट रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं। ग्वेन हाईटावर बार बार क्रिस्टन से कहता है अपने सोल्जर्स को संभालो, लेकिन क्रिस्टन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका ध्यान कहीं और है। वो आराम से बैठकर पेंटिंग बना रहा है, जैसे उसके आसपास कुछ हो ही नहीं रहा। ये क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। जो आदमी पहले डिसिप्लिन और ऑनर की बात करता था, अब वही अपनी आर्मी की बुरी हरकतों को नजरअंदाज कर रहा है। ये सिर्फ उसकी कमजोर लीडरशिप नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि अंदर ही अंदर उसे पछतावा तो हो रहा है और वो थक चुका है। इसके बाद एपिसोड हमें उन नए ड्रैगन्स राइडर्स के पास ले जाता है जिन्होंने सीजन 2 के आखिर में ड्रैगन्स क्लेम किए थे। एडम अपने ड्रैगन सी स्मोक के साथ है, ह्यू हैमर वेरमेथॉर के साथ और उल्फ वाइट सिल्वर विंग के साथ। तीनों बैटलफील्ड से दूर सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में उनकी सोच भी सामने आती है। उनमें से कोई भी ये जंग सिर्फ लॉयल्टी के लिए नहीं लड़ रहा। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, वॉर के बाद रेनेरा उन्हें इनाम क्या देगी? पावर, लैंड, टाइटल्स, या सिर्फ थैंक यू बोलकर उन्हें भूल जाएगी? ये कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ये तीनों आम लोग नहीं रहे। अब इनके पास ड्रैगन्स हैं और वेस्टेरोस में जिसके पास ड्रैगन होता है उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। अगर फ्यूचर में इन्हें लगे कि इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो ये किसी भी साइड का गेम बदल सकते हैं। यहीं से राइटर्स उनके फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कर देते हैं। इसी बीच ड्रिफ्टमार्क पर कॉर्लिस अपने बेटे एलन से मिलता है। वॉर की बात करते करते कॉर्लिस अचानक पर्सनल हो जाता है।
वो मानता है कि उसने एलन और एडम के साथ इंसाफ नहीं किया। सालों तक उन्हें ऑफिशियली अपना बेटा मानने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब जब वॉर सब कुछ बदलने वाली है तो कॉर्लिस अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहता है। एलन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि इतने सालों का दर्द सिर्फ एक माफी से खत्म नहीं होने वाला। ये सीन बैटल से पहले का इमोशनल पॉज है। कॉर्लिस को पहली बार एहसास हो रहा है कि राजगद्दी और पॉलिटिक्स के चक्कर में उसने अपनी फैमिली को कितना इग्नोर किया। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन की दुनिया में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, जब तक लोग अपनी गलती समझते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अब तक ग्रीन्स और ब्लैक्स दोनों अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। अब वो पल आ चुका है जहां प्लानिंग खत्म होती है और असली जंग शुरू। ड्रिफ्टमार्क के पास कॉर्लिस की पूरी फ्लीट ब्लैक वाटर बे का रास्ता रोक कर खड़ी है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, किंग्स लैंडिंग तक कोई भी सप्लाई या मदद न पहुंच सके। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है, तभी समुद्र में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। दूर बहुत सारे शिप्स दिखाई देते हैं। ये टिरियार्की की फ्लीट है जो अब ग्रीन के साथ मिल चुकी है। इन शिप्स को शराको लोहार लीड कर रही है। लोहार यहाँ सिर्फ पैसे के लिए लड़ने नहीं आई, उसके चेहरे से ही साफ पता चलता है ये जंग उसके लिए पर्सनल है। वो कॉर्लिस से नफरत करती है। आज उसका मकसद सिर्फ ब्लॉकेड तोड़ना नहीं, बल्कि कॉर्लिस की सालों की मेहनत और उसकी लेगेसी को समुद्र में डुबा देना है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते ही कॉर्लिस फौरन एक रेवन ड्रैगन स्टोन भेजता है। मैसेज बहुत सिंपल है, हमें ड्रैगन की जरूरत है अभी। ये मूवमेंट इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक दोनों साइड्स आर्मीज और पॉलिटिक्स के दम पर लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही ड्रैगन्स बैटलफील्ड में उतरते हैं सब कुछ बदल जाता है। अब सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं मरेंगे, पूरी की पूरी फ्लीट्स कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो सकती है। इसी बीच एपिसोड एक बार फिर रेना के पास चला जाता है। पहले जिस शीप स्टीलर ने उसे आसमान में घुमा घुमा कर ऑलमोस्ट गिरा दिया था, अब वही ड्रैगन खुद उसके पास वापस आता है। इस बार वो शांत होता है, जैसे उसने फाइनली रेना को अपना राइडर मान लिया हो। रेना धीरे से उसकी पीठ पर बैठती है और बिना किसी रेजिस्टेंस के शीप स्टीलर उसके साथ उड़ जाता है। उस पल रेना का सपना पूरा हो जाता है। अब ऑफिशियली उसके पास भी अपना ड्रैगन है। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट एक और आखिरी कोशिश करती है। उसे पता है कि अगर एमेंट सिटी में रहा तो रेनरा के साथ उसका प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए वो एमेंट को समझाती है कि किंग्स लैंडिंग छोड़कर हैरनहॉल वापस चला जाए। अगर वो यहीं रुका तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन एमेंट का रिएक्शन सबको हैरान कर देता है। वो अपनी माँ के पास आता है और अचानक उसे किस कर लेता है। एलिसेंट एक पल के लिए बिल्कुल शॉक रह जाती है। ये मूवमेंट इतना अजीब और अनकंफर्टेबल होता है कि समझ ही नहीं आता एमिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद एलिसेंट बस इतना कहती है कि वो बाद में हैरनहॉल में उससे मिलेगी। इस सीन का मकसद रोमांस दिखाना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एमिन की बिगड़ती हुई मेंटल स्टेट को दिखाता है। उसके अंदर पावर, अकेलापन, गुस्सा और इमोशंस इतने उलझ चुके हैं कि अब उसके एक्शंस नॉर्मल नहीं रहे। ये सीन हमें याद दिलाता है कि एमिन सिर्फ एक खतरनाक वॉरियर ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे मेंटली भी अनस्टेबल होता जा रहा है। और ऐसे इंसान का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। उधर हैरनहॉल के पास एडम, ह्यू और उल्फ अभी भी एमिन का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यहीं रुकना सही है या बैटल में जाना। तभी जंगल से एक और रहस्यमयी शख्स सामने आती है, एलिस रिवर्स। उसकी एंट्री हमेशा की तरह बिल्कुल शांत होती है, लेकिन उसकी बातें किसी भविष्यवाणी जैसी लगती हैं। वो तीनों से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। समुद्र के पास बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और जो यहाँ रुकेगा वो उसका हिस्सा बन जाएगा। तीनों उसकी बात मान लेते हैं और हैरनहॉल छोड़कर निकल जाते हैं। एलिस रिवर्स का कैरेक्टर अभी भी एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। कभी लगता है कि उसे फ्यूचर दिखाई देता है और कभी कि वो लोगों को सिर्फ अपनी बातों से मैनिपुलेट करती है। लेकिन एक बात हर बार सच साबित होती है, जब भी एलिस किसी को वार्निंग देती है उसे इग्नोर करना अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है। ओल्ड टाउन से मार्च कर रही हाई टावर आर्मी के साथ हमें पहली बार डेरेन टारगेरियन दिखाई देता है। ये एलिसेंट और विसेरिस का सबसे छोटा बेटा है। पिछले 2 सीजन में हमने सिर्फ इसका नाम सुना था, लेकिन अब वो पहली बार स्क्रीन पर नजर आता है। उसके साथ उसका खूबसूरत नीले रंग का ड्रैगन टेसेरियन भी होता है। डेरेन ज्यादा कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी एंट्री ही इस बात का इशारा कर देती है
कि आने वाली लड़ाई में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब तक ग्रीन्स के पास एगॉन, एमेंड और हेलेना के ड्रैगन्स थे। अब डेरेन के बैटलफील्ड में आने से उनकी ड्रैगन पावर और भी बढ़ जाएगी और जितने ज्यादा ड्रैगन्स इस जंग में उतरेंगे उतनी ही ज्यादा तबाही मचेगी। इसका मतलब साफ है कि अब ये सिविल वॉर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसी बीच ड्रैगन स्टोन पर कॉर्लिस का इमरजेंसी मैसेज पहुंच जाता है। बेला दौड़कर रेनेरा को बताती है कि ट्रियार्की ने हमला शुरू कर दिया है। ये सुनते ही रेनेरा बिना एक पल गवाए बैटल के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन तभी उसका बेटा जेस एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरे एपिसोड का डायरेक्शन बदल देता है। उसे लगता है कि अगर रेनेरा खुद बैटल में गई और उसके साथ कुछ हो गया तो ब्लैक्स के पास कोई लीडर नहीं बचेगा। इसीलिए वो सर लॉरेन को एक जरूरी ऑर्डर देता है, क्वीन को उसके चेम्बर में लॉक कर दो। यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी, शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे। जेस ने जो ये कदम उठाया है कि उसने रेनेरा को लॉक करवा दिया, अगर रेनेरा की जगह उसका डैड होता, कोई किंग होता, तो क्या तब भी वो डिसीजन लेता या अपने डैड के साथ वो बैटल फील्ड में उतरता? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है? रेनेरा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेस खुद वेरमेक्स पर सवार होकर उड़ जाता है। बेला भी अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ उसके पीछे निकल पड़ती है। दोनों सीधा बैटल ऑफ द गैलेट की तरफ बढ़ जाते हैं। ये फैसला जेस के कैरेक्टर को अच्छी तरह दिखाता है। उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, लेकिन ताकत या थ्रोन के लिए नहीं। उसने ये रिस्क सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उसके लिए रेनेरा की जान अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी थी। जेस और बेला जैसे ही बैटल ऑफ द गैलेट के ऊपर पहुंचते हैं, उनके सामने एक ऐसा मंजर होता है जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं लगता। पूरा समुद्र आग में जल रहा होता है, हर तरफ शिप्स टकरा रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है। दूसरी तरफ कॉर्लिस की फ्लीट पूरी ताकत से ब्लॉकेट बचाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि टिरियार्की के शिप्स हर तरफ से हमला कर रहे होते हैं। जेस सिर्फ कुछ ही पलों में समझ जाता है कि अगर ड्रैगन्स ने अभी हमला नहीं किया तो कॉर्लिस की नेवी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। वेरमेक्स और मून डांसर सीधा एनिमी फ्लीट की तरफ उड़ जाते हैं। अगले ही पल आसमान से ड्रैगन फायर बरसना शुरू हो जाता है और एक के बाद एक कई शिप्स आग में जलने लगते हैं। कई सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ते हैं, क्योंकि ड्रैगन की आग से बचना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ देर के लिए लगता है कि बैटल का पलड़ा ब्लैक्स की तरफ झुक गया है, लेकिन तभी बैटलफील्ड पर सबसे खतरनाक सरप्राइज सामने आता है। शराको लोहार के सोल्जर्स एक खास हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो एक बहुत बड़ा तीर छोड़ते हैं जिसके साथ एक भारी एंकर बंधा होता है। ये तीर सीधा वेरमेक्स को लगता है। तीर उसके शरीर में घुस जाता है और जैसे ही एंकर समुद्र में गिरता है, वेरमेक्स नीचे की तरफ खिंचने लगता है। एक पल के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी बेला बिना सोचे समझे मून डांसर को नीचे लेकर आती है। वो अपने ड्रैगन से उस रस्सी को काट देती है जो एंकर को वेरमेक्स से जोड़ रही थी। वेरमेक्स किसी तरह दोबारा हवा में उड़ जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करने लायक है। ड्रैगन्स वेस्टेरोस की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स जरूर है, लेकिन वो इनविंसिबल नहीं है। अगर दुश्मन स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करे तो ड्रैगन्स को भी गिराया जा सकता है, और इसी वजह से फ्यूचर वॉर सिर्फ ड्रैगन पावर से डिसाइड नहीं होने वाली, स्ट्रैटेजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं बैटल के दूसरे हिस्से में कॉर्लिस का अपना मिशन चल रहा है। उसे पता है कि जब तक शराको लोहार जिंदा है, दुश्मन फ्लीट का हौसला नहीं टूटेगा। इसलिए वो जानबूझकर अपना फ्लैगशिप्स अलग डायरेक्शन में ले जाता है। लोहार भी फौरन उसके पीछे निकल पड़ती है। दोनों शिप्स एक पतले से समुद्री रास्ते में पहुंच जाते हैं, जहां टिरियार्की के बड़े जहाजों को घूमने में दिक्कत होती है। कॉर्लिस इसी मौके का फायदा उठाता है। आखिरकार दोनों शिप्स आमने सामने आ जाती हैं और फिर दोनों कमांडर्स के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। न कॉर्लिस पीछे हटने को तैयार, न लोहार। लड़ाई के दौरान दोनों शिप्स टूटने लगती हैं। फिर एक जोर की टक्कर के साथ कॉर्लिस और लोहार दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। इसके बाद कैमरा कॉर्लिस को दिखाना बंद कर देता है। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या डूब गया। ये सस्पेंस जानबूझकर क्रिएट किया गया है। कॉर्लिस ब्लैक्स के सबसे एक्सपीरियंस कमांडर में से एक है। अगर वो मर गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि रेनेरा की पूरी नेवल स्ट्रेंथ टूट सकती है। इसी बीच एलन की नजर लोहार पर पड़ती है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो भी समुद्र में कूद जाता है। दोनों के बीच पानी के अंदर और ऊपर जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार एलन उसे मार देता है। टिरियार्की अपना कमांडर खो देती है, लेकिन कॉर्लिस अभी भी कहीं नजर नहीं आता। बैटल जीतने के बाद भी शक खत्म नहीं होता।
इसी भयानक बैटल के बीच शीप स्टीलर की भी एंट्री होती है। रैना आखिरकार बैटल में पहुंच जाती है। पहले सबको लगता है कि एक और ड्रैगन आने से ब्लैक्स और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही पल में सबका नजरिया बदल जाता है। शीप स्टीलर रैना का हुक्म नहीं मानता। उसके लिए बैटलफील्ड में अपना और पराया कोई मायने नहीं रखता। जहां उसका मन करता वहीं आग बरसा देता। उसके ड्रैगन फायर से ब्लैक्स के कुछ अपने शिप्स भी जलने लगते हैं। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब शीप स्टीलर सीधा मून डांसर पर हमला कर देता है। बेला और रैना असली बहनें जरूर हैं, लेकिन ड्रैगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मून डांसर मुश्किल से उसके हमले से बच पाता है। यहीं रैना के पहले सीन का असली पे ऑफ मिलता है। एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाया गया था कि उसने शीप स्टीलर को क्लेम तो कर लिया था, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल नहीं था। अब वही कमी पूरे बैटल पर भारी पड़ने लगती है। एक पावरफुल ड्रैगन जो दुश्मन को हरा सकता था, अब अपने ही लोगों के लिए खतरा बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसी क्योस का फायदा टिरियर की दोबारा उठाती है। जब वेरमैक्स शीप स्टीलर और मून डांसर के बीच सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहा होता है, तब दुश्मन एक और तीर चला देते हैं। इस बार तीर फिर से वेरमैक्स को लगता है। अब प्रॉब्लम पहले से भी बड़ी है। बेला मून डांसर को लेकर बिजी है, रस्सी काटने वाला कोई नहीं। एंकर का भार वेरमैक्स को सीधा समुद्र के अंदर खींच लेता है। ड्रैगन जितनी भी कोशिश करता है वो ऊपर नहीं आ पाता। आखिरकार वेरमैक्स पानी के अंदर डूबने लगता है। जे समझ जाता है कि ड्रैगन को बचाना अब पॉसिबल नहीं, इसलिए वो तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड के लिए लगता है शायद वो बच जाएगा। वो पानी की सतह तक पहुंच भी जाता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। टिरियार्की के सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और बिना किसी वार्निंग के एक के बाद एक तीर उसके शरीर में घुसा देते हैं। जेस वहीं समुद्र के बीच अपनी आखिरी सांसें लेता है। रेनेरा का सबसे बड़ा बेटा, आयरन थ्रोन का चोजन एयर, बैटल ऑफ द गैलेट में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जेस की मौत सिर्फ एक इमोशनल मूवमेंट नहीं है, ये पूरी सिविल वॉर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब रेनेरा सिर्फ आयरन थ्रोन के लिए नहीं लड़ेगी, बल्कि अपने एक और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए भी लड़ेगी। दूसरी तरफ ग्रीन्स ने भी इस जंग में बहुत कुछ खोना शुरू कर दिया है। अब ये वॉर उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों साइड्स के लिए वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। और एपिसोड का आखिरी सीन हमें सिर्फ एक ही सवाल के साथ छोड़ देता है, अब इस जंग की अगली कीमत कौन चुकाएगा? क्या कॉलिस वेलेरियन जिंदा है, या बैटल ऑफ गैलेट ने वेस्टेरोस के सबसे महान सी कमांडर को भी हमेशा के लिए निगल लिया? इसी हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 खत्म होता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ड्रैगन्स जितनी बड़ी ताकत हैं, उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। रैना का शीप स्टीलर पर कंट्रोल न होना, जेस का अपनी जान की परवाह किए बिना बैटल में उतरना और कॉर्लिस का लापता हो जाना, ये तीनों चीजें आगे की कहानी को पूरी तरह बदलने वाली हैं। सीजन 3 की शुरुआत ही ये साफ कर देती है कि अब डांस ऑफ द ड्रैगन्स अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। अब हर बैटल में सिर्फ आर्मीज ही नहीं लड़ेंगी, बल्कि टारगेरियन परिवार का फ्यूचर भी दांव पर लगा होगा। अगर हम इस एपिसोड को जॉर्ज आर मार्टिन के फायर और ब्लड से कंपेयर करें, तो सीजन 3 एपिसोड 1 उन एपिसोड्स में से एक है जहां सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। मैं कहूंगी कि लगभग 30 से 40% तक एडेप्टेशन बदली गई है। बड़े इवेंट तो वही रखे गए, लेकिन उन तक पहुंचने का तरीका, कुछ कैरेक्टर्स का रोल और कई इमोशनल मूवमेंट्स शो में किताब से काफी अलग दिखाए गए हैं। ये रहे सबसे बड़े डिफरेंसेस। सीजन 3 एपिसोड 1 में रैना ही शीप स्टीलर को क्लेम करती है और बैटल ऑफ द गैलेट में उसी ड्रैगन के साथ पहुंच जाती है। उसके कंट्रोल की कमी बैटल को और क्योटिक बना देती है, जबकि किताब में रैना कभी शीप स्टीलर को क्लेम करती ही नहीं। शीप स्टीलर का राइडर एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर होती है, नेटल्स। नेटल एक आम लड़की है जो रोज शीप स्टीलर को खाना खिलाकर धीरे धीरे उसका भरोसा जीतती है। वो डांस ऑफ द ड्रैगन के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। शो ने नेटल्स का पूरा कैरेक्टर ही रिमूव कर दिया और उसका रोल रैना को दे दिया। ये पूरे एडेप्टेशन का सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला माना जा रहा है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ द गैलेट में शीप स्टीलर का होना। शो में बैटल के बीच शीप स्टीलर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसी केओस में वेरमैक्स डिस्ट्रैक्ट होता है और जेस की मौत और भी ट्रैजिक बन जाती है। किताबों में भी जेस की मौत बैटल ऑफ द गैलेट के दौरान होती है, बट शो से काफी अलग है।
किताबों में जेस अपने ड्रैगन वेरमेक्स पर सवार ट्रियार्की के जहाजों पर हमला करता है। बैटल के दौरान वेरमेक्स बहुत नीचे उड़कर दुश्मन शिप पर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से उस पर तीरों से लगातार हमले होते हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वेरमेक्स का पंख एक जहाज के बड़े पोल और रस्सियों में उलझ जाता है और वो समुद्र में गिर जाता है, या फिर ज्यादा घायल होने की वजह से हवा में ही कंट्रोल खो देता है। दोनों ही हालात में जेस समुद्र में गिर जाता है और या तो डूब कर मर जाता है या फिर दुश्मन सोल्जर के हाथों मारा जाता है। उसकी लाश कभी नहीं मिलती, इसलिए उसके आखिरी पलों की एग्जैक्ट सच्चाई हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनी रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉर्ज आर मार्टिन जानबूझकर कुछ इवेंट्स के मल्टीपल वर्जन देते हैं। इसी वजह से शो रनर्स के पास कुछ सीन्स को अपने हिसाब से ड्रामेटाइज करने की क्रिएटिव फ्रीडम भी होती है। जेस की मौत उन्हीं सीन्स में से एक है। शो में एगॉन और लैरिस वाला सीक्वेंस काफी ड्रामेटाइज और एक्सपैंड किया गया है, जबकि किताबों में ये पूरा सीक्वेंस ऐसे नहीं है। वहाँ एगॉन सेकंड का भागना और उसके बाद की मूवमेंट्स इतनी डिटेल में नहीं होती। बुक का फोकस पॉलिटिकल इवेंट पर ज्यादा होता है, जैसे किंग्स लैंडिंग का फॉल, उसके बाद शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स और एगॉन का अलग अलग फैक्शन के बीच सरवाइव करना। लैरी स्ट्रॉन्ग उसे भगाने में रोल प्ले करता है, लेकिन शो जैसा क्लियर कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट टू ड्रैगनस्टोन वाला सिनेमैटिक आर्क बुक में मौजूद नहीं है। शो में एलिसेंट और रेनेरा के बीच एक सीक्रेट मीटिंग दिखाई जाती है, जहां दोनों वॉर को रोकने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन किताबों में ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के बीच न कोई सीक्रेट मीटिंग होती है और न ही कोई पीस डील। ये पूरा आइडिया शो के राइटर्स ने खुद ऐड किया है, ताकि कहानी को और इमोशनल और ड्रामेटिक बनाया जा सके। अगर हम बात करें ह्यू हैमर, उल्फ वाइट और एडम वेलेरियन की, तो वो ड्रैगन क्लेम करते हैं। इनके कैरेक्टर को अलग अलग पर्सनालिटी दी जाती है। किताबों में सिर्फ ये बताया गया है कि ये लोग ड्रैगन सीड्स थे, इन्होंने ड्रैगन क्लेम किए और बाद में वॉर में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, वो किस बात से मोटिवेट थे या आपस में क्या बातें करते थे, इसके बारे में कोई सीन नहीं था। बट यहाँ एक बात बताना चाहूंगी, सीजन 2 में ह्यू ने रिवील किया था कि उसकी माँ सैरा टारगेरियन थी। सैरा बेलन टारगेरियन की बहन थी, यानी विसेरस वन की कजन। किताबों में ह्यू की माँ का नाम कंफर्म नहीं है, उसका एग्जैक्ट टारगेरियन कनेक्शन कभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया। सिर्फ इतना माना जाता है कि उसके अंदर विलेरियन या टारगेरियन ब्लड था, इसीलिए वो वर्मिथॉर को क्लेम कर पाया। ये सिर्फ हाउस ऑफ द ड्रैगन टीवी सीरीज का एडिशन है। सीजन 1 और 2 में कहानी का फोकस ज्यादा पॉलिटिक्स, फैमिली राइवलरी और आयरन थ्रोन की लड़ाई पर था, लेकिन सीजन 3 का पहला ही एपिसोड ये क्लियर कर देता है कि अब बातों का वक्त नहीं, बल्कि जंग का वक्त आ चुका है। डांस ऑफ द ड्रैगन अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी झलक बैटल ऑफ द गलेट में देखने को मिलती है। समुद्र में जलते हुए जहाजी बेड़े, आसमान में उड़ते ड्रैगन और हर तरफ मचा तबाही का मंजर इस बैटल को बहुत ही ग्रैंड और सिनेमेटिक बना देता है। साथ ही जेस के कैरेक्टर को जिस तरह डेवलप किया गया है, उसकी कुर्बानी ऑडियंस पर गहरा असर छोड़ती है। कॉर्डिस को भी फाइनली वो इम्पोर्टेंस मिलती है जिसके वो हकदार थे। हाँ, कुछ क्रिएटिव फैसले जरूर कंट्रोवर्शियल हैं। सबसे बड़ा बदलाव है नेटल्स का कैरेक्टर हटाकर उसका रोल रैना को दे देना, जो बुक रीडर्स को शायद ज्यादा पसंद ना आए। इसी तरह एलिसेंट और एमन का ऑकवर्ड सीन भी काफी अननेसेसरी फील होता है और सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए ऐड किया गया लगता है। लेकिन अगर बुक्स को साइड में रखकर सिर्फ टीवी एडेप्टेशन के रूप में देखा जाए तो एपिसोड एंटरटेनिंग, इमोशनली इंगेजिंग और विजुअली शानदार है। ये एपिसोड पूरे सीजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत करता है। आखिर में जेस की ट्रेजिक मौत और कॉर्लिस के फ्यूचर को लेकर सस्पेंस व्यूअर्स को अगला एपिसोड देखने के लिए भी एक्साइटेड कर देता है। मेरे हिसाब से शो ने बुक से कुछ बदलाव तो जरूर किए हैं, लेकिन एपिसोड देखने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। एक्शंस, इमोशंस और ग्रैंड विजुअल्स के साथ ये सीजन 3 की शुरुआत दमदार तरीके से करता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं।